वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल होप्स फॉर अचीव में। HSSC CET ग्रुप 6 कॉमर्स के बच्चों के लिए जो है उसकी हमने 3 यूनिट डिस्कस कर ली हैं। आज जो 4th यूनिट है उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कॉमर्स कॉमर्स का मीनिंग हम पढ़ते हैं। कॉमर्स क्या होता है? जैसे कॉमर्स इज़ डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 और मोर एंटिटीज़। दो इंसान लगा लो, ठीक है, दो पर्सन्स के बीच में या दो फर्में हैं उनके बीच में, ठीक है। गुड्स का, सर्विसेज का, उनका आपस में जो एक्सचेंज होता है ना, वही कॉमर्स होता है। इट टिपिकली इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स ऑफ वैल्यूज़। जिन वस्तुओं की कोई ना कोई कीमत होती है ना, उन्हीं को इसमें शामिल किया जाता है। कॉमर्स कैन टेक प्लेस बिटवीन बिजनेसेस, बिटवीन कंज्यूमर्स और बिटवीन बिजनेस एंड कंज्यूमर्स। दो बिज़नेस के बीच में भी हो सकता है, दो कंज्यूमर के बीच में भी हो सकता है, या फिर बिज़नेस और कंज्यूमर के बीच में भी कॉमर्स हो सकती है। बिज़नेस के टाइप्स में, अब बिज़नेस कैसे होता है? जैसे बिज़नेस के अंदर सबसे पहले क्या चीज़ शामिल होती है? ट्रेड, और एक होता है एड्स टू ट्रेड। ट्रेड के अंदर आपकी दो तरह की ट्रेड होती है, होम और फॉरेन। होम ट्रेड का मतलब होता है जैसे देश के अंदर ही, ठीक है, देश के अंदर ही व्यापार करना, चीज़ों का लेन देन, एक दूसरे को बेचना खरीदना। होम ट्रेड में भी क्या होती है? आपके पास होलसेलर होता है, ठीक है, और होलसेलर होता है, रिटेलर होते हैं, ठीक है, फिर आपके पास कस्टमर लगा लो, ये होते हैं आपके पास ट्रेड में। फॉरेन में इंपोर्ट, फॉरेन ट्रेड जो होती है आपकी, वो क्या आती है? इंपोर्ट। इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है, मतलब कि दूसरी कंट्री को आपने सामान भेजा है, दूसरी कंट्री से सामान मंगवाया है, वो फॉरेन ट्रेड में आपका आ गया। कॉमर्स की जो दूसरी एक्टिविटी है वो आपके है एड्स टू ट्रेड, मतलब कि ये ट्रेड करने में जो चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं, वो आपकी एड्स टू ट्रेड होती हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट, सामान को भेजना है, लेके आना है, तो ट्रांसपोर्ट। बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, और भी होती है कम्युनिकेशन, ये सारी है ना एड्स टू ट्रेड आपकी होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या होता है भाई? मैनेजमेंट जैसे वर्ड है प्रबंध, किसी चीज़ का प्रबंध, मतलब कि व्यापार के अंदर हम मैनेजमेंट को बात करेंगे कि व्यापार में बहुत सारे लेन देन होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। कोई बिजनेसमैन होता है, उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, डिसीजन लेने पड़ते, प्लानिंग वगैरह करनी पड़ती हैं। ये सारी जो है ना, ये मैनेजमेंट की टर्म में आती है। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़। प्लान करना और ऑर्गेनाइज करना, किन को? जो व्यापार के अंदर रिसोर्सेज हैं या फिर जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ हैं, क्या करने के लिए? अचीव करने के लिए स्पेसिफिक गोल्स इन द मोस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर पॉसिबल। कोई भी व्यापार होता है, उसका कोई ना कोई क्या होता है? एम होता है, उद्देश्य होता है, उस गोल को या उस एम को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। बिज़नेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं और रिसोर्सेज हैं, उनके बारे में प्लानिंग करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, ये मैनेजमेंट कहलाता है। अप्रोचेज़, डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं भी मैनेजमेंट की। क्लासिकल अप्रोच की बात करें, क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट वाज डेवलप्ड इन दी पीरियड 1880s टू 1920 के बीच में डेवलप हुआ है। इस अप्रोच के अंदर इट वाज रिकमेंडेड दैट प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर बात की गई थी कि प्रोडक्शन जो है ना, उसको बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ा सकते हैं? इंप्रूव करके। किसको? एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो क्षमता है ना, उसको सुधार के हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। दस मैनेजर मस्ट फोकस ऑन डिटरमाइन द बेस्ट वे टू परफॉर्म्स जॉब। इसलिए मैनेजर को फोकस करना चाहिए अपने कार्य को अच्छे ढंग से करने के लिए। द क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट कैन बी स्टडीड अंडर 3 मेन एरियाज। क्लासिकल अप्रोच के 3 एरियाज थे। कौन कौन से? साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेटिक। अब बात करते हैं साइंटिफिक की। सबसे पहले जब भी साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात आती है ना, तो एक शख्स का नाम आता है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, FW टेलर, ठीक है। द साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच वाज डेवलप्ड बाई, इनके द्वारा ही डेवलप की गई थी। 1856 से 1915 तक इनका समय था। हु वाज एन अमेरिकन इंजीनियर, ये क्या थे? अमेरिकन इंजीनियर थे। कौन? टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ आल्सो पॉपुलर बाय द नेम ऑफ टेलरिज्म। इन्होंने बहुत काम किया है साइंटिफिक मैनेजमेंट पे, टेलर ने। ही कंडक्ट ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन 3 ऑर्गेनाइजेशन डेट ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड मैनेजमेंट थॉट्स। इन्होंने ना 3-4 तरीक़ों में क्या है, अपने जो एक्सपेरिमेंट हैं वो किए हैं, जो जिससे मैनेजमेंट के थॉट्स हैं वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, हेनरी फ्योल, ठीक है। हेनरी फ्योल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के जनक कह सकते हैं एक तरह से। 1841-1925 के बीच में कार्यकाल। ये फ्रेंच थे, ये माइनिंग इंजीनियर, प्रोमोटेड टू
द कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, इन्होंने इस कंसेप्ट को प्रमोट किया। ही फोकस्ड ऑन डेवलपिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, इन्होंने अलग अलग तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल दिए, नियम दिए, डेट कुड अप्लाई टू बोथ जनरल एंड हायर मैनेजरियल लेवल, जो दोनों तरीके से हायर और जो जनरल मैनेजरियल लेवल है दोनों जगह पे लागू हो सकते हैं। उन्होंने 14, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि उन्होंने कितने 14 जो है ना उन्होंने प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के। डिटेल में डिस्कस हम उनको नहीं करेंगे, एक तरह से आपका रिवीजन के तौर पर हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे इनमें। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट वाज प्रमोटेड बाय मैक्स वेबलर 1864 से 1920, हु वाज ए जर्मन सोशलॉजिस्ट, समाजवादी थे ये। अकॉर्डिंग टू वेबलर, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेटिक जो मैनेजमेंट है उनके अकॉर्डिंग सबसे बेहतर क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका है। फिर आते हैं मॉडर्न अप्रोच, ये तो थी ट्रेडिशनल, अब आते हैं मॉडर्न पे। मॉडर्न जो आधुनिक, मॉडर्न अप्रोच टू मैनेजमेंट वाज गिवन इन 1950 के आसपास। द अप्रोच फोकस्ड मेनली ऑन एम्प्लॉयज सेटिस्फिकेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, मतलब कि इस अप्रोच का जो मेन फोकस है ना वो क्या है, एम्प्लॉय की सेटिस्फिकेशन। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, एम्प्लॉयज डू नॉट नेसेसरली वर्क फॉर मनी and they like to receive affection and respect from the co-workers which further increase their productivity। उनके अकॉर्डिंग कह रहे हैं एम्प्लॉय डू नॉट नेसेसरली वर्क फॉर मनी, पैसे के लिए ज़रूरी नहीं कि वो पैसे के लिए ही काम करें। अगर उनको दे लाइक टू रिसीव अफेक्शन, उनको अफेक्शन चाहिए, ठीक है, लगाव चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए अपने साथी वर्कर के साथ, विच फर्दर इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, जिससे क्या होगा कि वो बेहतर ढंग से और काम कर सकेंगे। दिस हेल्प्स एन एम्प्लॉय टू कंट्रीब्यूट मोर टुवार्ड द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्या होगा कि एक एम्प्लॉय को हेल्प मिलेगी कंट्रीब्यूट करने में, किस में, अपना जो कंट्रीब्यूशन देने में, सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी व्यापार को सफल बनाने में वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। मॉडर्न अप्रोच में क्वांटिटेटिव अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, कॉन्टीजेंसी। क्वांटिटेटिव अप्रोच फोकस्ड ऑन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग पे फोकस करती है ये, ठीक है। दिस अप्रोच इज आल्सो नोन एज द मैनेजमेंट साइंस अप्रोच, इसका दूसरा नाम आप कह सकते हो इसको मैनेजमेंट साइंस अप्रोच। इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड टू फाइंड द प्रॉब्लम्स ऑफ वारफेयर, मतलब कि वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान इसका जो डेवलप हुआ था ये, ठीक है, वर्ल्ड वार सेकेंड के समय में ये आई थी, फाइंड द प्रॉब्लम्स ऑफ वारफेयर। क्वांटिटेटिव अप्रोच थी। अगला है सिस्टम अप्रोच। इट वाज डेवलप्ड इन लेट इन 1960 के आसपास विद द एम टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू सॉल्विंग मैनेजमेंट प्रॉब्लम। इकट्ठी सामूहिक एक अप्रोच बनाई गई कि सॉल्विंग मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, मैनेजमेंट की जितनी भी प्रॉब्लम हैं उनको एक साथ सोल्व किया जाए। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ कंपोनेंट, किसी सिस्टम को डिफाइन किया जा सकता है एक समूह, सेट के रूप में, कंपोनेंट्स के, दैट आर इंटरेक्टिंग रेगुलरली, जो इंटरेक्ट हो रहे हैं रेगुलरली बार बार, आर इंटरडिपेंडेंट, या एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड हैं, दस मेकिंग ए सिंगल यूनिट, जिससे वो एक यूनिट को बना रहे हैं। मतलब कोई एक सिंगल यूनिट है और उसके अलग अलग कंपोनेंट हैं जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, और वो सभी मिलके क्या है एक यूनिट को तैयार कर रहे हैं। सिस्टम अप्रोच है ये। कॉन्टीजेंसी अप्रोच इज आल्सो नोन एज अ सिचुएशनल, इसका दूसरा नाम कह सकते हैं आप सिचुएशनल अप्रोच। वेरिन एन ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइंस प्रॉब्लम्स बाई एनालाइजिंग इट्स कंडीशन एंड इन्वायरमेंट, उसके कंडीशन और इन्वायरमेंट को एनालाइज करके प्रॉब्लम्स का समाधान या डिटरमाइन किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच देयर इज़ नो सिंगल सेट, एक सिंगल सेट इसमें नहीं होता, दैट इज़ अप्लीकेबल टू सॉल्विंग ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। जैसे जो आपकी ऊपर वाली थी ना सिस्टम अप्रोच, इसमें एक सिंगल यूनिट, लेकिन इसमें एक सिंगल यूनिट नहीं है, ठीक है, जिससे सभी तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम है उनको सोल्व किया जा सके। देयरफॉर मैनेजर नीड टू एनालाइज एवरी प्रॉब्लम, मैनेजर को प्रत्येक जो प्रॉब्लम है ना व्यापार में उनको एनालाइज करना पड़ेगा, एंड वेरियस एस्पेक्ट एसोसिएटेड विद इट, और जितने भी अलग अलग पहलू हैं ना इसके साथ जो जुड़े हुए हैं उनको एनालाइज करना पड़ेगा, एंड डिफाइन डिफरेंट वेज टू सोल्व द प्रॉब्लम, और अलग अलग तरीका ढूंढना पड़ेगा अलग अलग समस्या का। ये कॉन्टीजेंसी अप्रोच आपकी। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट ना, मैनेजमेंट को हम किन किन श्रेणी में बांट सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं इसको मैनेजमेंट को आप साइंस कह सकते हैं, आर्ट भी और प्रोफेशन भी। बात कर लेते हैं साइंस की। मैनेजमेंट को साइंस के अंदर क्या होता है, सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। मैनेजमेंट भी एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस के अंदर क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है। मैनेजमेंट के अंदर भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन शामिल है। और साइंस के अंदर यूनिवर्सल वैलिडिटी, मतलब साइंस के रूल यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह लागू होते हैं। इसी तरह मैनेजमेंट के जो रूल होते हैं ना वो सभी पे, छोटे बड़े व्यापार सभी पे लागू होते हैं। फिर बात करते हैं हम
मैनेजमेंट को आर्ट के रूप में, आर्ट क्या होती है भाई, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, तो मैनेजमेंट भी एक तरह से व्यवहारिक ज्ञान होता है। इसमें आर्ट में पर्सनल स्किल क्रिएटिविटी होती हैं, मैनेजमेंट में भी क्या कोई मैनेजर अपनी पर्सनल स्किल और अपना जो क्रिएटिविटी है वो लगा सकता है, तो मैनेजमेंट को हम आर्ट भी कह सकते हैं। फिर आता है मैनेजमेंट को प्रोफेशन, पेशा, ठीक है। जो प्रोफेशन होता है ना उसमें क्या होता है कि स्पेशलाइज नॉलेज, किसी चीज़ के बारे में स्पेशल ज्ञान, मैनेजमेंट भी एक इसकी शाखा आप कह सकते हैं। मैनेजमेंट में भी ना चीज़ों को बेहतर ढंग से करने के लिए स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। सर्विस मोटिव होता है, मैनेजमेंट का भी होता है, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन मतलब कि प्रोफेशन किसी चीज़ का, डॉक्टर है, वकील, उनकी फॉर्मल एजुकेशन होती है, मैनेजमेंट भी एक फॉर्मल एजुकेशन के तौर पर इसको लिया जा सकता है। तो ये नेचर है मैनेजमेंट के। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज़्यादा ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला फंक्शन ना जो आता है वो आता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, किसी चीज़ का के बारे में ना पहले से मतलब ऐसी चीज़ें तैयार करना जिससे फ्यूचर में कोई दिक्कतें ना हो। इट इज़ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, शुरुआती फंक्शन, आधारभूत। इट डील्स विद चार्टिंग आउट ए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। भविष्य में कोई चीज़ें होने वाली हैं, भविष्य में कोई काम करने वाले हैं, उसको तैयार करना, उसकी रूपरेखा तैयार करना, उसके बारे में चीज़ों को निर्धारित करना। डिसाइडिंग इन एडवांस द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, पहले से ही निर्धारित करना सबसे अच्छे ढंग से हम उस काम को किस तरह से कर सकते हैं। फॉर अचीवमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड गोल्स, जो हमने पहले से निर्धारित गोल हैं उनको हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए जो चीज़ें हम बना रहे हैं वही एक तरह से प्लानिंग है। अकॉर्डिंग टू कुंट्ज़, प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग क्या है भाई, उनके अकॉर्डिंग एडवांस में डिसाइड करना, क्या डिसाइड करना, व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है। इट ब्रिजेज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू। ये गैप का एक तरह से ना क्या बनाता है, ये प्लानिंग एक ब्रिज बनाता है। जैसे अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो ये एक गैप जो था ये इसके लिए क्या बनाता है, एक ब्रिज, प्लानिंग, ठीक है। उसी को हम क्या कह सकते हैं, प्लानिंग। सेकंड जो इसका फंक्शन है ना वो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि अलग अलग चीज़ों को ना सेट करना, ठीक है। इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर, सभी को एक साथ लेके आना, किसको, फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये अलग अलग रिसोर्सेज हैं और उनको सभी को एक साथ लेके आना। और डेवलपिंग प्रोडक्टिव रिलेशनशिप अमंग्स देम फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और उनके अंदर ना डेवलप करना प्रोडक्टिव रिलेशनशिप उन सभी के बीच में ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए। हेनरी फोयल ने क्या कहा इसके बारे में, टू ऑर्गेनाइज ए बिजनेस, किसी बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इज़ टू प्रोवाइड इट विद एवरी यूजफुल और इट्स फंक्शनिंग। मतलब किसी बिजनेस को अगर सफल तरीके से ऑर्गेनाइज करना है ना, तो इसको प्रत्येक जो इसकी यूजफुल चीज़ें हैं इसके कार्य करने के लिए, जैसे रॉ मटेरियल, टूल्स, कैपिटल एंड पर्सनल्स, ये सारी चीज़ें इसको प्रोवाइड की जानी चाहिए। थर्ड बात करते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग फंक्शन जो है वो क्या होता है कि इट इज़ द फंक्शन ऑफ मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हमने स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना लिए, अब उन डिपार्टमेंट के अंदर ना लोगों को बैठाना है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड कीपिंग इट मैंड, मतलब कि स्ट्रक्चर तैयार किया और उनके अंदर लोगों को शामिल करना, ड्यूटी असाइन की, उन ड्यूटी पे लोगों को बैठाना, ठीक है। स्टाफिंग हैज अज्यूम्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन द रिसेंट ईयर ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। रिसेंट ईयर में ना स्टाफिंग का जो इंपॉर्टेंस वो ज़्यादा है, बढ़ गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की जो है ना एडवांसमेंट हुई है। इंक्रीज इन द साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस का साइज़ बढ़ गया है, और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मतलब मनुष्य का जो बिहेवियर है ना उस वो जटिल हो गया है थोड़ा, ठीक है, और इस करके स्टाफिंग ज़्यादा ज़रूरी हो गई। द मेन पर्पज़ ऑफ स्टाफिंग इज़ टू पुट राइट मैन या वुमेन ऑन राइट जॉब, मतलब कि कोई किसी इंसान को, जैसे बिज़नेस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे परचेज़ का है, सेल का है, अब कोई पर्सन है वो परचेज़ में स्किल्ड है, ठीक है, उसको परचेज़ की फुल नॉलेज है, तो उसको परचेज़ वाला ही क्या दिया जाए, काम दिया जाए। अगर इसको सेल वाला दे दिए गए तो वो अपना पूरे जो क्षमता है उससे काम नहीं कर पाएगा। यही बात इसमें कहने की कोशिश की गई। द मेन पर्पज़ ऑफ स्टाफिंग इज़ टू पुट राइट मैन या वुमेन, उस सही इंसान को सही जॉब देना एक तरह से स्टाफिंग है। नेक्स्ट डायरेक्टिंग। अब आपने क्या कर दिया कि स्टाफिंग का काम कर दिया, अब आपको क्या करना है, डायरेक्टिंग। इट इज़ द पार्ट ऑफ मैनेजरियल फंक्शन विच एक्टिवेट्स द ऑर्गेनाइजेशन मेथड टू वर्क एफिशिएंटली फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। डायरेक्टिंग का मतलब क्या, आपने अलग अलग पोस्टें नहीं डाल दी, ठीक है, फिर उनको ऊपर ना आप देख रेख करना, एक तरीके से आप सिंपल से वर्ड में देखोगे तो देख रेख करना कि सही काम हो रहा है या नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू प्लान चीज़ें चल रही है नहीं। It is considered life spark of the enterprise which sets in motion and action of people because planning, organizing and staffing are the mere preparation.
आपने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली और स्टाफिंग, ये सारी ना एक तरीके से केवल प्रिपरेशन है फॉर डूइंग द वर्क। अगर इनके ऊपर सही ढंग से चीज़ों को नहीं देखा गया ना कि चीज़ें सही से हो रही है या फिर नहीं, तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं। डायरेक्शन इज़ द डैट इंटर पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट विच डील्स डायरेक्टली विद इन्फ्लुएंसिंग, इन्फ्लुएंस करना, लोगों को प्रभावित करना, गाइड करना, उनको सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, सबऑर्डिनेट फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब कि समय समय पर जितने भी आपने स्टाफ रिक्रूट कर रखे ना, उनको समय समय पर गाइड करना, समय समय पर उनको सुपरवाइज़ करना, इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, ताकि बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स हैं उनको पूरा किया जाए। डायरेक्शन एज फॉलोइंग एलिमेंट्स, इसके अंदर ना अलग अलग एलिमेंट्स हैं। सुपरविज़न मतलब कि देख रेख करना, भाई काम सही से हो रहा है नहीं। मोटिवेशन, लोगों को ना मोटिवेट करना, ठीक है। लीडरशिप, नेता, ठीक है। और कम्युनिकेशन, लोगों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन करना, ये भी इसका एक तरह से इसका एलिमेंट है डायरेक्शन का। फिर आता है कंट्रोलिंग। आपने प्लानिंग कर ली, ठीक ना, आपने क्या कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, आपने स्टाफिंग कर ली, आपने डायरेक्टिंग कर ली, फिर ये सारी चीज़ें आपने कर ली, ठीक है। फिर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का आता है इट इम्प्लाइज मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स, करेक्शन ऑफ डेविएशन इफ एनी टू इंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्या करा कि आपने जैसे ना कोई क्या कर रखा है, स्टैंडर्ड बना रखा है, भाई ये चीज़ें, कोई वस्तु या कोई प्रोडक्ट बनाना है वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। और फिर आप देखते हैं कि वो उसके अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है ना, तो वो डेविएशन कहलाता है, ठीक है। और उस डेविएशन को फिर सुधारा जाता है, वही एक तरह से कंट्रोलिंग है। मतलब कि चीज़ों को बेहतर ढंग से बनाना, मतलब जैसी चीज़ें आप बनाना चाहते थे वैसी चीज़ें अगर वैसी नहीं बन पा रही हैं, वो डेविएशन है। उन डेविएशन का कारणों का पता करना, ठीक है, और उसमें सुधार लाना, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो अचीव हो सकें। द पर्पज़ ऑफ कंट्रोलिंग इज़ टू इंश्योर दैट एवरीथिंग अक्योर्स इन दी कन्फर्मिटी विद स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग का पर्पज़ क्या होता है कि प्रत्येक जो करिए ना, कन्फर्मिटीज़ विद स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रहा है। मतलब हमने जैसा सोचा था बिजनेस ने, उसी तरह सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर वो नहीं हो रही हैं, तो वो जो डेविएशन है, कमी है, उनको पता करना, कहाँ से चीज़ें कमी हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो उसमें डिक्रीज़ कर रही हैं उस चीज़ को, ठीक है, डेविएशन पैदा कर रही हैं, और उनको फिर सुधारना। एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कंट्रोल हेल्प्स टू प्रेडिक्ट डेविएशन बिफोर दे एक्चुअली हो। अगर प्रभावित ढंग से हम चीज़ों को, सिस्टम को कंट्रोल कर पाते हैं ना, तो वो हेल्प करता है प्रेडिक्ट करने में। मतलब ये डेविएशन हो सकता है अगर हमने चीज़ों को सही टाइम पे नहीं किया, तो उनको कंट्रोल करने में, कब एक्चुअली दे अक्योर, मतलब जब वो हो जाएं, मतलब ये कमी हो सकती है, अगर उसको कंट्रोल पहले से कर लिया तो वो चीज़ें नहीं होंगी। ये कंट्रोलिंग का पार्ट था। ये था आपका जो बिज़नेस मैनेजमेंट का एक तरह से पार्ट है। एक क्विक रीज़न आप इसको कह सकते हैं। हमने डिटेल में चीज़ें नहीं की हैं, क्योंकि डिटेल में चीज़ें करना एक तरह से पॉसिबल तो है, लेकिन उसमें बहुत सारी वीडियोज़ आपकी बनेंगी। क्विक रिवीजन के तौर पे आप इसको पढ़ सकते हैं, और अभी का जो टाइम है वो क्विक रिवीजन का ही है। मतलब कि जितना हो सके आप उतना पॉइंटों को रिवाइज़ करें, क्योंकि सारी चीज़ें आपने 11th 12th BCom MCom वगैरह में सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। अब इसका केवल क्या करना आपको, क्विक रिवीजन। तो ये थी आज की आपकी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो अगली यूनिट होगी उसकी वीडियो हम जल्द ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक हैव ए नाइस डे।